Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the next chapter which is हेरिडिटी. सो इस पूरी वीडियो में चैप्टर को करने वाले हैं हम खत्म. मुझे पता है आप लोगों को चैप्टर बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बात सिर्फ आप अभी बोल रहे हो. वीडियो खत्म होने के बाद आप ऐसा नहीं सोचोगे, आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा. प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर में ना कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे आप पहुंच गए हो, बेसिक्स आपने क्लियर नहीं किया. इट इज लाइक प्लस माइनस नहीं सीखा और जेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसीलिए बस ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है. सो हम बेसिक्स बेबी स्टेप्स लेते हुए चैप्टर पढ़ेंगे एंड आई प्रॉमिस यू वीडियो के एंड तक आप कहोगे अरे ये चैप्टर तो बहुत ईजी था. ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो आपको ये नोट्स दिख रहे हैं, दीज आर हैंड रिटन नोट्स. ये नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? मेरे हैंड रिटन नोट्स है. कहाँ से मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन कर लो. वहां पे ये सभी हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे. ऑल्सो जो भी अपडेट्स होते हैं चैनल के रिगार्डिंग या कोई भी चीज का अपडेट होता है तो वहां पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लो. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ वो करेंगे चैप्टर. और एक रिक्वेस्ट मैं कर दूं, इस चैप्टर को ब्रेक्स में नहीं पढ़ना हमने. ऐसा नहीं करना कि आज आधा चैप्टर कर ले, चल इसके बाद का कल करूंगी. नहीं, अगर आधा चैप्टर करके छोड़ दिया ना, अगले दिन कुछ समझ नहीं आएगा. सो इस चैप्टर को वन स्ट्रेच में हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग वीडियो में आपको कोई टर्म बता रही हूँ ना, वो टर्म हो सकता है वीडियो के एंड में यूज हो रही है. ठीक है, सो इसीलिए इसको वन स्ट्रेच में हमने कंप्लीट करना है. ठीक है, आई विल मेक श्योर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज्यादा लेंदी ना करूँ कि भाई 3-4 घंटे बैठ के आपको ना पढ़ना पड़े. आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी शॉर्ट एंड सारे टॉपिक्स उसमें कवर भी हो जाए, आपको क्लियर भी हो जाए. चलो विद दैट आई वोंट बी वेस्टिंग एनी मोर टाइम. चलो भाई, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता क्या है उसके बारे में बताओ भाई मेरे को. हेरिडिटी वर्ड का अगर मैं मतलब बताऊं तो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. अब इसमें कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का क्या मतलब है? ट्रेट्स कैरेक्टर एक ही चीज होती है. हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे कुछ हमारी नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें कैसे मिली है? हमारे पेरेंट्स है. जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं ना, अरे इसकी आईज तो बिल्कुल मम्मा जैसी है, इसकी नोज तो बिल्कुल पापा जैसी है. क्यों? क्योंकि वो ट्रेट्स उसको कहाँ से मिले हैं? अपने पेरेंट्स से. सो यही ट्रेट्स का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन या ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग क्यों लिख रहे हैं हम इसको? ये बेसिकली है चिल्ड्रन ही, बट यहाँ पे सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स की बात नहीं करें ना, प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स में तो चिल्ड्रन नहीं लिखोगे. सो उनकी आगे जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब आगे रिप्रोड्यूस करके जो उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है, उसकी बात हो रही है, दैट इज ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो ये ट्रांसफर होना, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है, चलो अब इस पे बात करते हैं. एक वर्ड आएगा वेरिएशन. अब ये वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का मतलब है वैरायटी. अब देखो, जैसे मैंने बोला कि जैसे अब मैं हूं तो मैं आउटकम किसका हूं? अपने मम्मा पापा का. ठीक है, मेरे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स मुझे कहां से मिले हैं? मम्मा पापा से. ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन अब अगर ऐसा हो कि आपको सारे ट्रेट्स उनसे मिल रहे हैं, तो हर बच्चा बिल्कुल डिट्टो कॉपी होना चाहिए, या तो बिल्कुल वो मम्मा जैसे दिखना चाहिए, पापा जैसे दिखना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता, हम सब अलग अलग दिखते हैं. वरना सब एक जैसे ना दिख रहे होते, लेकिन हम सब अलग अलग दिखते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी एक नई ऑफस्प्रिंग आती है तो वो कुछ वेरिएशंस के साथ आती है. यहाँ पे पढ़ लो, the difference between the characters or traits among the individuals of the same species are called variations. अब ये characters और traits ट्रांसफर तो हो रहे हैं, हेरिडिटी तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल में अलग अलग वेरिएशंस के साथ आते हैं. सेम स्पीशी में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वैरायटी देखने, तभी तो हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं. वरना तो मैं बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी दिखती है, आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे हो, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, तो वो तो शक्लें सेम ही चलती हुई आती है और सब हमें एक जैसे दिख रहे होते. लेकिन ऐसा नहीं है. इवन आप जैसे अब मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर के पेरेंट्स सेम है, लेकिन हम दोनों की शक्लें एकदम सेम तो नहीं होंगी, वेरिएशंस होंगी. सिर्फ अब ये फिजिकल अपीयरेंस में नहीं है, वेरिएशंस और भी चीजों में आता है. जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो कुछ प्लांट्स होंगे जो लेट्स सपोज किसी टेम्परेचर तक सर्वाइव करते हैं. ठीक है, अब हो सकता है उनकी जो आगे ऑफस्प्रिंग आई है वो हो सकता है उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सके, है ना. सो ये क्या है? थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ बंधा हो, आगे की हमारी जनरेशंस आ रही हैं. अब एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. अब भाई वो कह रहे हैं कि जब ये रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएशंस क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? ऑल्सो ये वेरिएशंस कहाँ देखने को मिलते हैं? दीज वेरिएशंस आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे ये वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं. उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि जब भी जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे
दो पेरेंट्स इन्वॉल्व, तो दोनों के ट्रेड्स है, अब दोनों के ट्रेड्स भी सेम नहीं है, सो पहले ही दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, ठीक है। अब देखो ऑफस्प्रिंग कैसे आती है, आगे की जनरेशन कैसे आती है, जब भी आपको पता है जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होने होगा तो डीएनए कॉपी होता है, ठीक है। जहां पे भी आप चीज को कॉपी कर रहे हो वहां पे कुछ एरर्स आना नॉर्मल चीज है, ठीक है। सो वेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशन ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, डीएनए जो कॉपी हो रहे हैं उसमें कुछ इनएक्यूरेसी हो जाती है, उसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू डीएनए। अब देखो पता क्या होता है इस चैप्टर में, डीएनए तो बच्चों को पता ही है, जीन तो बच्चों को पता ही है, क्रोमोसोम्स अरे ये तो उनको पता ही है, गैमेट्स वगैरह हाँ ये सब तो उन बच्चों को पता ही है, लेकिन कभी कभी बेसिक्स क्लियर नहीं होते, नहीं पता डीएनए, बताओ क्या होता है डीएनए। सो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि डीएनए है, इट कंटेन्स आवर जेनेटिक कोड, हमारा जितना भी जेनेटिक कोड है कि हमारा कलर कैसा होगा, हमारी आईज का कलर कैसा होगा, हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सब चीजें किसमें है, हमारे डीएनए में स्टोर है। इट इज लाइक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हमारी बॉडी में कुछ भी चीज होगी वो हमारे डीएनए में स्टोर है, ठीक है। और जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं यही डीएनए की कॉपी को क्या आगे की ऑफस्प्रिंग बनती है, ठीक है। डीएनए अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट और क्या बोल रखे हैं, some variations are useful variations and they help the organism to adjust to the changes in the environment। अब कुछ वेरिएशंस आना जरूरी है, जैसे कि एक बेसिक सा चीज, अगर हम बहुत साल पहले चले जाए जब ये आयरन एज या फिर ये स्टोन एज वगैरह थी, एंड अब के टाइम में देखो अगर ह्यूमन में वेरिएशंस ना आई होती तो क्या हम उतनी चीज को बर्दाश्त कर पाते, इस ग्लोबल वार्मिंग वाले वर्ल्ड में नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो वेरिएशंस आते आते हम लोग इस तरीके के बने हैं कि हम अपनी एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर पाते, तो इसलिए वेरिएशंस अच्छे हैं। अब इसी के साथ ही some variations do not help the organisms to adjust in the changes in the environment and they may die and become extinct। अब कुछ वेरिएशंस ऐसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसी प्लांट का या एनिमल का कि वो इतने डिग्री टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकता है, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ, वो उतने डिग्री तक नहीं रह रहा, टेम्परेचर बढ़ गया या जो उसका मिनिमम है उससे कम हो गया, सो वो क्या होगा, वो स्पीशी या तो एक्सटेंड हो जाएगा या वो सर्वाइव, वेरिएशन वाला बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो वेरिएशंस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है। कभी कभी वो हमें हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए, और कभी कभी वो अडेप्टेशन नहीं हो पाता तो वो बंदा मर भी सकता है। इट इज नॉट लाइक कि हाँ कल को ऐसे ह्यूमन का वेरिएशन आ गया जो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, इट इज लाइक मतलब केसेस बताए जा रहे कि क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, हम प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की भी बात कर रहे हैं, हर स्पीशी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वेरिएशंस अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं इसका कंक्लूजन दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये वेरिएशंस क्यों आते हैं, सो व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व डीएनए कॉपिंग में एरर्स हो जाते हैं जिसके रिजल्ट में वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, बना के आप लिख लोगे, मुझे पता है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बता दो क्या इंपॉर्टेंस है इस वेरिएशन की। सो देखो आप अगर मैं यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिख रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने यही लिख रहे हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं जब मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ तो मेरा बस मकसद ये होता है कि बच्चे को एक कंसेप्ट समझ आता है, अच्छा इसकी ये इंपॉर्टेंस है। अब आपको पता है आप इसको बहुत लंबे पेजेस में भी भर सकते हो, ठीक है। नोट्स आपके पास दुनिया जहान के जिसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी पैराग्राफ्स में लिखे हुए हैं, बट यहाँ मेरे नोट्स का मकसद ये होता है कि जब आप पढ़ो तो आपको वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इट हेल्प्स अ स्पीशी टू सर्वाइव, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अगर वेरिएशंस नहीं आएंगी तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए छोटे छोटे वेरिएशन हर ऑफस्प्रिंग में जरूरी हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प अस टू डिटरमाइन हु इज हु, दिस इज वेरी बेसिक। कौन कैसा दिखता है उसी की वजह से हम पहचान पाते हैं ना, भाई ये बंदा ये है ये है। अगर सब ऐसे एक जैसे दिखेंगे बिना वेरिएशंस के तो हम कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज टू चेंजेस व्हिच डू अकर इन द एनवायरनमेंट। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है कि उसके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसको अडेप्ट कर सके, क्योंकि एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे विच इज ट्रेड्स। अभी हमने जब यहाँ पे डेफिनेशन करी थी तभी ये वर्ड आया था, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ट्रेड्स, ट्रेड्स क्या होता है,
करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी भी इंसान की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स नहीं, सब करेक्टरिस्टिक्स कि उसको क्या आता है, क्या नहीं आता, किस चीज में वो अच्छा है, वो सब उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, वो सब उसकी ट्रेट्स है। अब ये ट्रेट्स भी दो तरीके की होती है, मैं नोट्स के आगे नहीं आऊंगी, ठीक है। सो ट्रेट्स भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है एक्वायर्ड और एक होती है इनहेरिटेड। अब इसमें रट्टे मारने वाला कुछ नहीं है। एक्वायर्ड, एक्वायर करना, वर्ड में ही उसका मतलब लिखा है, ये हमने एक्वायर करा है। इनहेरिटेड, इनहेरिट किया है, ये हमें किसी से मिला है। समझ रहे हो मतलब? सो एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो हो गई जो हमने अपनी लाइफ लॉन्ग में कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लाई है। जैसे मैंने स्विमिंग करना सीखा, या मैं टीचिंग करना है तो मुझे उसके लिए इतनी नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ी, या हम कुछ भी करें, ये सब हम लाइफ टाइम में क्या कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने अंदर ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या मेरा कोई कंट्रोल है कि मेरा स्किन कलर कैसा होता, या मेरे बालों का टेक्सचर कैसा होता, या मेरे आईज का कलर कैसा होता? इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। ये क्या था? ये सब ट्रेट्स मैंने इनहेरेंट करे हैं, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं। ट्रेट्स एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में जो जो ट्रेट्स हमने एक्वायर करे हैं, ठीक है, मतलब खुद ये ट्रेट्स हमने अपने अंदर बनाए हैं। एंड ट्रेट्स कंट्रोल बाय जीन्स। अब वर्ड आ गया भाई, ये जीन्स क्या होता है? फिर से मैं आपको बोलूंगी, जीन्स ना हमारे ना जो जेनेटिक कोड है ना, वो उसके पास होता है, वो बताता है आई कलर कैसा है। और आप कहोगे मैम अभी तो आपने कहा था ये डीएनए का काम होता है। सो डीएनए का भी होता है, जीन का भी होता है। कंफ्यूजन हो रही है ना? कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने के लिए। अभी अगला, बस इसकी अगली स्लाइड पे जाते ही हमने डीएनए, जीन, क्रोमोसोम्स वगैरह सब अच्छे से डिस्कस करना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्यों जब हम जीन की बात करते हैं तब भी हम यही बोलते हैं कि ये बताते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, एंड जब हम डीएनए की बात करते हैं तब हम बोलते हैं ये बताते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है। क्यों ऐसा है समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे डाल दी ना बीच में तो टॉपिक रह जाएगा। चलो वापस आ जाओ। सो अगेन एक्वायर्ड की बात करें, नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब एक्वायर्ड स्किल्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते। जैसे मैंने टीचिंग लाइन में आ गई मैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आगे मेरा जो बच्चा होगा वो भी टीचर की तरह ही पैदा होगा, नहीं ना, ये तो मैंने लाइफ लॉन्ग में ये स्किल अचीव किया है। या अगर मुझे ड्राइविंग करनी आती है तो जो आगे बच्चा पैदा होगा उसको ऑलरेडी ड्राइविंग आती होगी, ऐसा तो नहीं है। दीज आर एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इनहेरेंट की बात करें, सो दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये ट्रेड्स जो है, ये जो ट्रेड्स है वो आगे पास ऑन होते हैं। जैसे मेरा जो स्किन कलर है, मेरे हस्बैंड का जो स्किन कलर है, हमारा मैच का ही बेबी का स्किन कलर होगा, है ना। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ भैया बिल्कुल ही वो अलग से फॉरेनर का बच्चा पैदा होगा, है ना। सो ये सारी चीजें हैं जो हम एक्वायर करते हैं अपनी ऊपर वाली जनरेशन से, ठीक है। चल अब इसके एग्जांपल्स देख लो। एक्वायर्ड वाले में हो गया नॉलेज एंड स्किल्स, एंड ऐसा मैंने बोला एक्वायर करते हैं ऊपर वाली जनरेशन से, राइट वर्ड इज इनहेरेंट करते हैं उनसे, ठीक है। सो दैट इज कलर ऑफ आई, स्किन कलर, हाइट एंड सर्टेन डिजीजेज ऑल्सो। ये आपने सुना होगा, कभी कभी कहते हैं ना ये इनकी हेरिडिटी में ही है, ये इन्होंने तो, इसके पापा को भी ये प्रॉब्लम थी, उनके पापा को भी ये प्रॉब्लम थी, उनके पापा, जैसे डायबिटीज वगैरह बोलते हैं ना ये तो, या कभी कभी कैंसर जैसी डिजीज के हाँ भाई इसके फादर को हुई थी, उनके फादर को भी हुआ था, तो बोलते हैं ये चीजें जो डिजीजेज है वो भी कभी कभी हेरिडिटरी हो जाती हैं, समझ रहे हो। सो ये सब चीजें होती हैं हमारी ट्रेट्स हो गए, एक्वायर्ड और इनहेरेंट। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। टॉपिक पे पहले कोई बच्चा नहीं जाएगा, पहले हम ये सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे। वंस ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी फिर आगे के टॉपिक्स इतने इजी लगेंगे आपको, कुछ कहने की बात नहीं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे डी, ये रहा मार्कर का है, ये रहा डी, ये रहा एन, ये रहा ए, यहां से बना डीएनए, क्योंकि इतना बड़ा कौन बार बार बोलेगा, इसलिए शॉर्ट में डीएनए बन गया, ठीक है। अब चलो डीएनए डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स दैट कैरीज आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले बताया ये वो मॉलिक्यूल्स है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो हमें जीन से मिली है। फिर कंफ्यूज कर रही हूँ ना, बोल दिया ना मैंने बीच में, जीन्स नहीं यूज करेंगे अभी जीन्स वर्ड, अभी आगे जब जीन्स आएगा तब यूज करेंगे। मतलब हमारा कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये डीएनए को पता है, हमारी आई का कलर क्या होगा, हेयर टाइप कैसा होगा, सब इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है?
डीएनए के पास। इस तरीके से लगता है। और अगर सोचो ना डीएनए भाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठा है, ये तो अच्छा खासा तगड़ा सा कोई ऑर्गन होगा, कुछ नहीं है। एक पतला सा धागा होता है ना, उसकी तरह ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, पता है आपको, बिल्कुल पतला सा थ्रेड है, वो है सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं जीन की। जीन क्या होता है, बार बार ये डीएनए और जीन कंफ्यूज क्यों करते हैं। अ पार्ट ऑफ डीएनए, भाई ये जीन जो है ना ये डीएनए का ही पार्ट है। कैसे, विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जो आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे ये पूरा डीएनए है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, तो गंदा सा बना दिया मैंने, हटाओ जरा इसको। ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है। क्या क्या सारी इंफॉर्मेशन है, छोटे मोटे एग्जांपल ले लेते हैं। इसको पता है आई कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसको पता है हाइट कितनी जानी चाहिए, इसको पता है कि स्किन कलर क्या होगा, ठीक है, इसको पता है, ये सब डीएनए को पता है कि हमारा टेक्सचर कैसा होगा, स्किन का टेक्सचर कैसा होगा, हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, सब इसको पता है। अब इसी में ही ये सारा डीएनए को सब पता है, इसी में ही मान लो इतना सा जो पार्ट है ना, ये इतना सा पार्ट इसमें बता रहा है आई का कलर, ठीक है। उसके बाद ये जो इतना सा पार्ट है ना ये बता रहा है हाइट के बारे में। उसके बाद जो ये इतना सा पार्ट है ना ये बता रहा है स्किन कलर के बारे में। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि डीएनए को ये सब पता है, लेकिन डीएनए के अंदर ये छोटे छोटे जीन्स हैं। हर जीन के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक जीन है, ये सिर्फ आई कलर बता रही है। ये एक जीन है, ये सिर्फ हाइट के बारे में बता रहा है। ये एक जीन है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, स्किन कलर बता रहे। तो मतलब डीएनए का ही पार्ट है जीन। ये अलग अलग तरह के जीन मिलके हमारा डीएनए बनाते हैं। तो समझ आया क्यों हम बोलते हैं कभी कि आई कलर की इंफॉर्मेशन जीन के पास है, या हम कभी कभी बोलते हैं आई कलर की इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है, कभी बोलते हैं जीन के पास है, क्योंकि दोनों के पास ही है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसको इधर ही रखते हैं। हाँ, यहाँ पे शायद छोड़ दिया था ना, ये इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन रखता है। जीन फॉर हेयर कलर अलग है, हेयर टाइप का अलग जीन, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब हमें बात करना है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स भी कभी कभी बहुत तंग करते हैं, ये भी इन्हीं से ही मिले हुए हैं। अब डीएनए मैंने बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम से पहले हम बात कर लेते हैं क्रोमैटिन की। डीएनए हमें पता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको बताया। अब उसी थ्रेड को अगर ऐसे 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 करके मैंने यूं करके ऐसे फैला के रखा हुआ है तो वो होता है मेरा क्रोमैटिन, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर घूम रहा है क्या है, ये डीएनए। डीएनए ऐसे ही फैला हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको, क्रोमैटिन। अब बारी आई रिप्रोडक्शन की, अब बारी आई भाई सेल डिवीजन की। अब जब सेल को डिवाइड होना है तो वो क्या करेगा, अपने आप को बिल्कुल क्या कर लेता है, कंस्ट्रिक्ट कर लेता है। और इस तरीके से, या अगर हम ज्यादा वो देखें तो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसे एक्स की फॉर्मेशन में आपको ये नजर आने लगेगा। ठीक है, एंड ये जो नजर आ रहा है इसके अंदर अगर जूम करके देखें तो है क्या, वही थ्रेड्स है। किसके थ्रेड्स हैं, डीएनए के। भाई यही वाले थ्रेड ने तो ऐसी वाली फॉर्मेशन बना ली, कब, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो यही जो क्रोमैटिन था जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ था, ये आगे इस कंस्ट्रक्टेड पोजीशन में और बन गया हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर ले रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। एक सेल का न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स मिलते हैं हमें, एंड इट इज मेड अप ऑफ, अभी हमने बात करी क्या है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन एंड डीएनए से बना होता है। ये जो थ्रेड है इसके अंदर, अरे रुक जा भाई, इसके अंदर जो थ्रेड है वो क्या है हमारा, डीएनए, एंड इसको होल्ड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स हैं विच आर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए से बना होता है। देन ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब हर सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। समझ रहे हो इसका मतलब हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। गॉट इट, 23 पेयर का मतलब एवरी सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये टॉपिक्स आई होप समझ में आ गए हो। एक बार छोटा सा मुन्ना सा हम रिवीजन कर लेते हैं। ये है हमारा सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर होता है भाई
न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। चलो लाओ उसको जूम करा, न्यूक्लियस को किया हमने जूम, ही क्या है, अब ये है हमारा न्यूक्लियस। जब इसको जूम किया तो ऐसे ऐसे एक्स 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 करके ऐसे करके दिखे, क्या है भाई ये, इसको पकड़ा जूम किया, जब इसको जूम किया, अच्छा अब सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक्स की शेप में ऐसे ऐसे करके दिखा। क्या है ये है क्रोमोसोम। अब देखा भाई क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, धागे धागे क्या दिख रही है, इसको पकड़ा जूम कर दिया, क्या दिखा, इस तरीके का, ये क्या दिखा, डीएनए है, एंड डीएनए के अंदर क्या है, जीन है, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म हुई, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दिखे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को जूम किया, क्या थे, डीएनए का ही स्ट्रक्चर बना हुआ था, डीएनए को देखा तो उसमें क्या है, जीन से, अलग अलग जीन से डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन तैयार होती है, ठीक है, क्लियर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इन टॉपिक्स में। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं अब एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है, जूम हो जा भाई, अलील। अलील क्या होता है, अब पढ़े पहले। अलील इज डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन। अरे भाई ये क्यों कंफ्यूज करो, डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन का क्या मतलब है, देखो सिंपल वर्ड में, अभी हमने बात करी जीन के बारे में, जैसे एक कोई पर्टिकुलर जीन है, वहां पे भी वही एग्जांपल है, यहाँ पे समझा रही हूं, जो बता रहा है आई कलर क्या होगा, ठीक है, एक जीन है जो हमें बताएगा, ये जीन बताएगा कि तुम्हारी आईज का कलर क्या होगा। अब वो आई का कलर ब्लू भी हो सकता है, आपकी आई का कलर ब्लैक भी हो सकता है, एंड ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। सो जीन बता रहा है आई का कलर, और आई के कलर के क्या ऑप्शंस है, क्या वर्जन्स हो सकते हैं, ये सारे, ये तीनों क्या हो गए, ये हो गए अलील। ओके क्लियर है। अब अच्छा इसको अलील बोल लो, अलील बोल लो, एक ही बात है, मतलब प्रोनाउंस कुछ भी कर लो यार, अलील करते हैं वैसे प्रोनाउंस। चलो सो ये समझ में आ गया, अलील इज डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन, ठीक है, जीन के जो अलग अलग वर्जन है, जैसे ये आई का कलर का बात करी, ऐसे ही अगर हम, चलो एक जीन है जो हमें बता रहा है कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, एक जीन के पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब वो डार्क भी हो सकता है, वो फेयर भी हो सकता है। सो ये जो इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लेक्शन, ये है हमारा जीन, एंड वो डार्क होगा, फेयर होगा, ये हो गए इसके अलील, ठीक है, समझ में आया। चलो अब यहाँ पे अलील के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि दो तरह के अलील होते हैं। अब कौन सी दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील। सो डोमिनेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये डोमिनेट करेगा, ठीक है, एंड रिसेसिव से पता चल रहा है भाई इन दोनों की लड़ाई हुई तो ये तो सबसे पहले हार जाएगा, ठीक है। सो ये सच भी है, जो हमारे डोमिनेंट होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, जो रिसेसिव होते हैं ये वीकर होते हैं। सो सिंपल यहाँ लिखा हुआ है, वन अलील इन अ जीन पेयर विल बी डोमिनेंट ओवर दी अदर, एक जो हमारा अलील होगा वो डोमिनेंट होगा दूसरे पे। चलो इसको इस तरीके से समझते हैं, इसको ऊपर कर लेती हूं मैं। जैसे अब आपको ऐसे, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, जैसे आपका अगर हम उसकी बात करें कॉम्प्लेक्शन की, जो भी हमने एग्जांपल दिया, वो या तो फेयर होगा या वो डार्क होगा, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन कहाँ से आए, हो सकता है भाई आपकी मम्मा का कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, आपके पापा का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, ठीक है, उल्टा कर लेना यार, ऐसे मत कहना मम्मा को गोरा कर दिया आपने, चलो पापा फेयर है, मम्मा का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है। अगर ऐसा होता है तो मतलब आपके पास तो इनके जीन भी आए, इनके जीन भी आए, ठीक है, आपके पास तो दोनों में से इंफॉर्मेशन आ रही ना, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आई और इधर से भी इंफॉर्मेशन आई। अब भैया आपका क्या होगा, आप डार्क कलर के होगे या फेयर कलर के होगे, कैसे पता चलेगा, इसमें यहाँ पे देखा जाएगा कि इन दोनों में से जो ज्यादा डोमिनेंट है, अगर ये वाला जो है, ये वाला अगर डोमिनेंट है तो आप फेयर होगे, अगर ये वाला डोमिनेंट है तो आप डार्क होगे, ठीक है। ये बेसिक है अभी, ठीक है, हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, गहराई में भी जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब देखो इट इज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर, जब भी हम कोई डोमिनेंट वाला एलील लिखेंगे तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जब भी हम ये रिसेसिव वाला लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। ऑलवेज शो इफ प्रेजेंट, जब भी ये प्रेजेंट होगा तो दिखेगा, जैसे कि अब चलो थोड़ा सा अब उन एग्जांपल्स पे आते हैं जो आगे हमने यूज करना है। बहुत हमने बात कर ली मम्मी पापा बच्चों की, अब बात करते हैं एक प्लांट की।
ठीक है, तो एक प्लांट है या दो प्लांट्स है, एक प्लांट है टॉल, एक प्लांट है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट को आप डॉफ भी लिख सकते हो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, हम शॉर्ट लिखते हुए चलेंगे क्योंकि आसान रहता है बोलना। चलो, एक टॉल है एक शॉर्ट है। अब मान लो ये जो टॉल फीचर है इसका, ये क्या है, ये डोमिनेंट है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी से। ठीक है, अब अगर ये डोमिनेंट है, ये जो कैरेक्टर है अगर ये डोमिनेंट है, तो ये शॉर्ट वाला अपने आप रिसेसिव होगा। तो आप कहोगे हाँ ठीक है मैम, स्मॉल लेटर में इसको आप अब एस से लिख दो। क्या लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे? नहीं, पहली गलती, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हमने एक को, अगर टॉल के लिए हमने कैपिटल टी ले लिया, तो इसका जो रिसेसिव वाला है उसको हमें सेम लेटर से लिखना है, बस स्मॉल में। इसको कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में। तो अगर टॉल टी से रिप्रेजेंट हो रहा है तो शॉर्ट हमारा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, पहली चीज, ये बिल्कुल बेसिक चीजें ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ये समझ आ गया रिप्रेजेंट कैसे होगा। अब यहाँ पे इसने बोला ऑलवेज शो इफ प्रेजेंट, कि अगर ये प्रेजेंट होगा तो दिखेगा। ठीक है, ओनली शो इफ बोथ पेरेंट्स हैव। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा? अब देखो, अब दो पेरेंट्स लिए, एक टॉल था एक प्लांट लिए, सॉरी, एक टॉल था एक शॉर्ट था। ठीक है, एक टॉल था एक शॉर्ट था। ठीक है, अब जब उनका मीटिंग करवाया गया तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, आगे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा, उसके पास ये दोनों कैरेक्टर्स हैं। एक उसको भैया ममा प्लांट से मिल गया, एक उसको पापा प्लांट से मिल गया। क्योंकि ममा प्लांट टॉल थी तो उन्होंने कैपिटल टी डोमिनेंट वाला दे दिया, और पापा प्लांट अगर शॉर्ट थे तो उन्होंने स्मॉल टी दे दिया। अब वो कह रहे हैं अगर ऐसा केस होगा तो वो जो बच्चा आया है, प्लांट बच्चा आया है, उसकी हाइट क्या होगी? उसकी हाइट टॉल होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ये डोमिनेंट वाला है ना। जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि आपके पास डोमिनेंट वाला है, मतलब अगर कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि एक डोमिनेंट वाला है एक रिसेसिव वाला है, तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही जीतेगा। हाँ, अगर कोई ऐसे दो प्लांट्स लिए होते, हमने ये भी शॉर्ट ये भी शॉर्ट, ठीक है, प्लांट 1 भी शॉर्ट था, प्लांट 2 भी शॉर्ट था, जो आगे ऑफस्प्रिंग आएगी उसके पास ये दोनों कैरेक्टर्स आए तो वो कैसा दिखेगा? शॉर्ट टी दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों स्मॉल टी है। ठीक है, मुश्किल लग रहा है? लगना तो नहीं चाहिए यार, समझाती हूँ फिर से। यहाँ पे हमने लिया कि एक प्लांट टॉल होगा तो कैपिटल टी यूज करे क्योंकि ये उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, शॉर्ट होगा तो स्मॉल टी। क्यों? ये तो मैंने चलो बता दिया। अब कह रहे हैं अगर आगे इन दोनों का रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्यूचर में एक प्लांट इनसे रिप्रोड्यूस होके निकल के आ रहा है, तो अगर उसके पास एक ये कैपिटल टी आया उधर वाले प्लांट से, एक ये स्मॉल टी आया इधर वाले प्लांट से, तो वो कैसा दिखेगा? वो टॉल दिखेगा क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, इट डजेंट मैटर। मान लो पहले वाला जो था वो वैसे एक ही बात है, शॉर्ट था मतलब वो ऐसे था, और जो दूसरा वाला प्लांट था वो टॉल था, तब भी उसको कैरेक्टर्स तो यही दो मिले ना। और जहां पे भी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आ गया वो अपने दिखाएगा, वो ऑलवेज शो होगा। ठीक है, तो मतलब प्लांट जो आगे आ रहा है वो टॉल आएगा। ठीक है, लेकिन ओनली शो इफ बोथ पेरेंट हैव, मतलब यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि ये पेरेंट 1 भी शॉर्ट है, पेरेंट 2 भी शॉर्ट है, तो क्या होगा? उसके पास दोनों है शॉर्ट ही, डोमिनेंट कुछ कर नहीं रहा तो शॉर्ट ही होगा ही हाइट इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बोला है जो डोमिनेंट वाला है ना, कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, एंड ये एक्सप्रेस होगा सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। अब ये तो मैम कंफ्यूज कर दिया, ये तो आपने कुछ बताया नहीं कि होता क्या है होमोजाइगस कंडीशन और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। चलें पढ़ लें, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक यही ले लेते हैं फिर जी। चलो इसको तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये टी 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 कैपिटल बी स्मॉल टी ये सब तो समझ में आ रहा होगा ना क्या चीज़ है। बस यही चाहती हूँ मैं कि एटलीस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाके कुछ तो पुराना याद है ना आपको। चलो, होमोजाइगस, होमो का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर सेम है। ठीक है, आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ये सब भी तो पढ़ के आए हो ना। सो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस है यू इनहेरिट द सेम वर्जन ऑफ द जीन फ्रॉम ईच पेरेंट, सो यू हैव 2 मैचिंग जीन्स। सिंपल वर्ड्स में पहले समझाऊंगी फिर वो टॉल शॉर्ट पे चलेंगे। जैसे एक पेरेंट फेयर है, एक पेरेंट होमोजीनियस में देख रहे हैं, दोनों पेरेंट्स फेयर है। ठीक है, दोनों पेरेंट्स फेयर है तो क्या होगा? यहाँ से आपको मिला इसका फेयर वर्जन, यहाँ से भी मिला फेयर वर्जन, तो आपके पास दो ये जो आए हैं ये दोनों एलील्स सेम है क्योंकि भाई दोनों ही फेयर है।
अगर हम हेट्रो की बात करें, एक फेयर है, एक डार्क है। नोटिस किया डार्क को मैंने डी नहीं लिखा, स्मॉल एफ लिखा, क्योंकि अगर हमने कैपिटल एफ ले लिया तो दूसरा दिखाने के लिए स्मॉल एफ लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो। एक आपने लिया, कैपिटल एफ आया आपके पास, एक स्मॉल एफ आया। अब इसमें आपका कॉम्प्लेक्शन कैसे निकलेगा? जो डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें एफ जो है वो कैपिटल वाला फेयर के लिए और ये डोमिनेंट दिख रहा है, तो मतलब फेयर होगा। चलो क्या होगा वो अभी बात नहीं है, मेन बात ये है कि जब दोनों पेरेंट का सेम होगा, आप दोनों से सेम ही एलील ले रहे हो, तो ये हमारा केस हो गया होमोजाइगस। एंड जब ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो ये केस हो गया हेट्रोजाइगस का। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन ये भी रहती है, अगर ऐसा और ऐसा हो, दोनों ही रिसेसिव हैं लेकिन दोनों सेम है, तो ये केस भी होमोजाइगस का है। मतलब आप जो दो अलील्स अलग अलग ले रहे हो ना, वो सेम ले रहे हो, मम्मी से भी सेम मिला, पापा से भी सेम मिला, तो दैट इज होमोजाइगस। एक से अलग मिला, एक से अलग मिला, दैट इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्लियर? पढ़ लें एक बार। You inherit the same version of the gene from each parent, so you have two matching gene. Matching genes है आपके पास, डबल एफ, दोनों कैपिटल, दोनों चाहे स्मॉल है तो सेम है। ठीक है, एंड यू इनहेरिटेड डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। अब दोनों पेरेंट से आपको अलग अलग मिला, एक से कैपिटल वाला मिल गया, एक से स्मॉल वाला मिल गया, तो दे डू नॉट मैच, ये अलग अलग है। नाउ अगर हम यहाँ बात होमोजाइगस की बात करें, सो बोथ क्रोमोसोम्स कंटेन सेम एलील्स ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। एक स्पेसिफिक जीन जिसमें हम कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं, स्किन कलर की बात कर रहे हैं, वो हमें उसका जो वर्जन है, उसका जो एलील है वो सेम मिला। यहाँ से दोनों का फेयर फेयर मिला है, यहाँ से डार्क डार्क मिला है, पर सेम एलील मिला है। यहाँ पे इट कंटेन्स डिफरेंट एलील्स फॉर अ स्पेसिफिक जीन, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो इस केस में आपको एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों मिले हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। कैपिटल है दोनों कैपिटल, स्मॉल है तो दोनों स्मॉल। यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल, क्योंकि एक क्या है, डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ठीक है, तो इस तरीके से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे दो नए वर्ड्स पढ़ने वाले हैं हम, जिसको बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। इजी है, बात कर लेते हैं। होमोजाइगस कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्योर कंडीशन, क्योंकि इसमें जो आपको जीन्स मिल रहे हैं दोनों सेम मिल रहे हैं, कैपिटल डोमिनेंट वाले हों चाहे रिसेसिव वाले हैं, आपको सेम मिलेंगे। जैसे अब फिर से टॉल टॉल पे आते हैं, इधर अगर कंफ्यूजिंग सा लग रहा है तो मत देखो, यहाँ पे आराम से बता देती हूँ मैं। होमोजाइगस की अगर बात करें, सो मान लो दो पेरेंट्स इनहेरिट किया, कैपिटल टी, ठीक है, कौन सा वाला है, दोनों ही, क्योंकि कैपिटल है, तो ये कौन सा वाला है, डोमिनेंट वाला है। ठीक है, डोमिनेंट वाला, दोनों कैपिटल। तो अच्छा दिखेगा कैसे प्लांट, दोनों कैपिटल है और दोनों क्या है, टॉल हैं, सो प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल। अब अगर मैं बात करूं, इसी में ही मैं बात करूं कि स्मॉल टी मिला, कैसा वाला मिला, रिसेसिव वाला मिला। इस केस में हमें मिला रिसेसिव वाला। और यहाँ पे कैसा प्लांट कैसा दिखेगा, शॉर्ट होगा कि टॉल होगा, टॉल वाला तो इसके पास जीन ही नहीं आया, तो कैसा होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी में अगर हम हेट्रोजाइगस पे जाएं तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंडीशन, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं ना। होमोजाइगस प्योर कंडीशन, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड कंडीशन। अब इसमें एक आपको डोमिनेंट वाला मिलेगा और एक रिसेसिव वाला मिलेगा। तो इसमें अपीयरेंस कैसी होगी, अगर आपको एक भी डोमिनेंट वाला मिल गया तो उसी की चलेगी ना। अभी तो हम पढ़ के आए थे जब हमने डोमिनेंट और रिसेसिव एलील पढ़ा था कि भैया डोमिनेंट वाला अगर आ गया तो वो ही दिखेगा, रिसेसिव वाला नहीं दिखेगा। क्या दिखना चाहिए यहाँ पे, प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि उसके पास डोमिनेंट वाला है ना, तो वो यहाँ पे इसको रिसेसिव को डोमिनेट करेगा और वो टॉल दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब चाहे वो टॉल दिख रहा है, अच्छा ये तो पहले यही बात कर लेते हैं, जैसा वो अपीयर हो रहा है, इस केस में कलर चेंज कर लूं। ये वाला जो केस था हमारा, जब दोनों कैपिटल टी तो वो टॉल दिख रहा था, जब दोनों स्मॉल टी थे तो वो शॉर्ट दिख रहा था, जब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी था तो वो टॉल दिख रहा था। अब वो कैसा अपीयर हो रहा है, वो होता है उसका फिनोटाइप का मतलब है अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो शॉर्ट दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, वो हो गया उसका फिनोटाइप। एंड अब देखो यहाँ पे दो बार हमें मिला टॉल, एक टॉल दिख रहा था जिसके पास जीन्स क्या थे, कैपिटल टी, एक टॉल दिखा जिसके पास जीन क्या थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। यहाँ पे इन दोनों में ही
फिनोटाइप क्या है, टॉल है। लेकिन इसका अगर कोई जीनोटाइप पूछे, जीनोटाइप क्या है, ये जो इसके पास चीजें हैं, सेट ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। अब ये भी टॉल है लेकिन इसका सेट ऑफ जीन क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये भी टॉल है लेकिन इसका सेट ऑफ जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये होता है फिनोटाइप, वो कैसा दिख रहा है। जीनोटाइप, उसके क्या कैरेक्टर्स थे, क्या उसके पास दोनों डोमिनेंट थे इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, क्या उसके पास दोनों रिसेसिव थे इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, या उसके पास एक डोमिनेंट एक रिसेसिव था, तो वो हो गया उसका जीनोटाइप। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इधर कर लेते हैं, ज्यादा ही जूम हो गया, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। क्या होता है, डिप्लॉइड भी सेल होता है, हैप्लॉइड भी सेल होता है। क्या क्या होता है इसका मतलब, डिप्लॉइड, डी, एक तो बार कर लेना, भूल जाती हूं मैं, डी हेयर स्टैंड्स फॉर 2। ठीक है, अभी मैंने जब आपको क्रोमोसोम्स पढ़ाई तो हमने बताया आपको कि भैया कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यही मैंने पढ़ाया था अभी, है ना, यही बोला था। अब आप कहोगे मैम हाँ पढ़ाया तो था, अब बदल मत जाना, थोड़ा सा बदलने वाली हूँ मैं। क्या बदलने वाली हूँ, पहले वो पढ़ते फिर ऊपर चलेंगे। इन ह्यूमन ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड, सारे सेल्स डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड क्या है, अभी मैंने बताया, जिसके पास ऐसे 2 सेट है, मतलब इन शॉर्ट जैसे मैंने पहले बोला पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स, सो वो कह रहा है कि हाँ भैया डिप्लॉइड है कि पेयर में है, तो वो हमारा क्या हो गया, डिप्लॉइड है। लेकिन अगर ये पेयर में नहीं है तो वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझाती हूँ फिर समझ आ जाएगा। सो इन ह्यूमन ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड, मतलब जितने भी सेल्स है ना सब ये पेयर में होंगे, ऐसे 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 सारे सेल्स वो पेयर में है। लेकिन एक्सेप्ट सेक्स सेल्स, जो हमारी बॉडी में सेक्स वाले सेल्स होते हैं, जो वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, वो वाले जो सेल्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब वो पेयर में नहीं होते, वो सिंगल सिंगल होते हैं, वो पेयर में नहीं होते। ठीक है, ये याद रहेगा। दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूं, डिप्लॉइड होते हैं ऐसे सेल्स हमारी बॉडी में जो कि जिनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब एक पेयर क्रोमोसोम्स का होता है। ठीक है, ऐसे पेयर्स में होते हैं। एंड हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जो पेयर में नहीं होते, उनके पास सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उनके पास सिर्फ एक सेट है क्रोमोसोम का, पेयर में नहीं है, वो हो गए हैप्लॉइड। और हमारी बॉडी के सभी सेल्स क्या हैं, डिप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि सारे हमें 2 पेरेंट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सो ये पेरेंट 1 से मिला, ये पेरेंट 2 से, ये पेरेंट 1 से, पेरेंट 2 से, पेरेंट 1 से, पेरेंट 2 से, ऐसे ही होता है ना। इसलिए सारे हमारे इस तरीके से पेयर्स में है, एक्सेप्ट दीज सेक्स सेल्स। क्यों भाई, अब देखो जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, अभी हम यहाँ प्लांट्स का भी देखेंगे, जब भी आगे जाके जब हम वो क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह कराएंगे, जहां पे भी आप इंटरसेक्शन कराओगे, जहां पे भी आप क्रॉस कराओगे, हमेशा गेमीट्स फॉर्म होते हैं। गेमीट्स क्या होता है, गेमीट्स इट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन एनिमल और प्लांट। गेमीट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, सो जब भी फर्टिलाइजेशन होगी उसके लिए हमें गेमीट्स चाहिए, वही आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, सो मेल में स्पर्म्स होते हैं एंड फीमेल में ओवम होता है। एंड क्योंकि यहाँ पे हमने बोला 46 क्रोमोसोम्स नहीं है, कितने क्रोमोसोम्स हैं, ओनली 23, क्योंकि पेयर नहीं है ना, एक पेयर में 1 पेयर में होते हैं ना हमारे 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं है, सिंगल है, तो कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे और 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में करना क्या होता है, स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट बनाते हैं, मतलब ये अपने 23 क्रोमोसोम्स यहाँ दिए, ये 23 क्रोमोसोम्स यहाँ दिए, तब जाके 23 + 23 अगेन ये जो जाइगोट बना है, जो सेल बना है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब सोच के देखो, अगर यहाँ पहले से ही 46 होते और यहाँ पे पहले से ही 46 होते, तो आगे जो जनरेशन आ रही है वो तो अब तक तो कहाँ तक पहुँच चुकी होती, 46 + 46 यहाँ पे उसके सेल सारे ऐसे, फिर वो आगे जब रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके सारे ऐसे। इसीलिए सिर्फ सेक्स सेल्स हैं जो हमारे 23 क्रोमोसोम्स के साथ रहते हैं, क्योंकि वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, उनको तो मिलके करना पड़ेगा, और जब वो दोनों क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो सेट बन जाएगा 46 का।
ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स की। ठीक है, आप लोगों को ब्रेक लेना है तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ, पानी वानी ले आओ, कोई वीडियो को बंद करके नहीं जाएगा। ठीक है, चलो पॉज कर लो वीडियो, वैसे लाइव तो चल नहीं रहा, जो ऐसे आपको करना पड़े वीडियो को पॉज करके पानी का ब्रेक ले लेना है, क्योंकि मुझे भी पानी पीना है, तो मैं वीडियो कट करके वापस आ जाती हूँ। सो चलो, मैंने पानी पी लिया, आप लोग भी पी आए होगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अब दोबारा हिलना नहीं है अपनी सीट से। ठीक है, अभी भी अगर 1% को बच्चा भैया जो सोच रहा है ये टॉपिक करके मैं चला जाता हूँ, नहीं, अभी जाओ, जो पानी वानी पीना है वीडियो को फिर से पॉज करके पी के आ जाओ पानी। लेकिन अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो के एंड तक, लास्ट टॉपिक तक एक साथ देखना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो हेरिडिटी के बारे में स्टडी करती है, वो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। एंड यहाँ पे जो आपको अंकल दिख रहे हैं, ये हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब इन्होंने सबसे तगड़े कमाल करे हैं, इन्हीं की वजह से हमें ये ट्रेड्स या ये चीज़ मदर से मिली, ये चीज़ फादर से मिली, कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी हमारी रिसेसिव है, आगे जनरेशन में कौन सी पास ऑन होगी, वो सब जो मैं इतने प्यार से आपको बता रही हूँ ना, ये सब इन्होंने बताया है, तो मैं आपको बता पा रही हूँ। ठीक है, सो इनका नेम, पूरा नेम तो बड़ा मुश्किल सा ही है, थोड़ा सा मेंडल के नाम से इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही सब कुछ बताया है, इनका नाम है मेंडल। ही प्रपोज 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के 3 लॉज इन्होंने बताए, एंड वो लॉज के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बैठे बैठे इनके दिमाग में आया कि ये कैसे हो रहा है कि आगे जो जनरेशन बन रही है उसमें कुछ ट्रेड्स मम्मी के आ रहे हैं, कुछ ट्रेड पापा के आ रहे हैं, कैसे हो रही है ये सारी चीज़ें। बहुत परेशान थे, तो उन्होंने बैठ के ये सारी चीज़ें स्टडी करी, एंड उन्होंने हमें बता दिया कि देखो तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो 3 लॉज उन्होंने दिए, एंड उस लॉ से हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं ज़रा, बहुत हंसी मजाक हो गया है। चलो, now he was the first person who succeeded in predicting how traits are transferred from one generation to the next generation। so वो सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर पाए कैसे ये जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये डोमिनेंट अलेल, ये हमारा रिसेसिव अलेल क्या है, कौन सा जीतेगा कौन सा होगा, सब इन्होंने बताया हमें। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज वर्क ऑन गार्डन पी। जो मुश्किल सा वर्ड दिख रहे हैं ना, पिसम, सैटिवम, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वो मुश्किल वर्ड नहीं है, सिंपल सा है, बेकार में साइंटिफिक वर्ड। ये देख रखा होगा घर में, मटर पनीर खाया होगा, आलू मटर पनीर बनता है, मटर की सब्जी बनती है। सो ये जो घर पे आप मटर देखते हो चावलों में डलता है, जो वो सिंपल सा मटर है, उस पे सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे। ठीक है, मैं थोड़ा ब्रेक लेके ना ज़्यादा ही वो हो गई, थोड़ा फनी उसमें चली गई हूँ, तो वापस आ जाते हैं, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेते हैं। ये क्या कर दिया, चलो इसको ऊपर कर दो। चलो कहाँ पे थे हम, फालतू की अब कोई बात नहीं करूंगी मैं, चलो इधर कर दे यार। हाँ जी, सो कहाँ पे थे, हमने बोला कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो इस मटर पे किया है, मटर के प्लांट पे किया, तब जाके वो इतनी सारी जनरेशन को स्टडी कर पाई और ट्रेड्स वगैरह का सारा बता पाए। अब क्या आपके दिमाग में भी यही चीज़ आ रही है कि यही क्यों, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मटर का प्लांट ही क्यों चुना उन्होंने, बाकी किसी पे एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करे, तो इसका आप आंसर क्या दोगे, क्योंकि कोई ह्यूमन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने नहीं देता। ये आंसर मत देना, आंसर ये देना है कि जो प्लांट, अच्छा देखो सिंपल सी बात है यार, क्या रीजंस हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसको बड़ा करके कैसे लिखना है वो आप खुद देख लेना। ठीक है, सो इट इज ईजी टू ग्रो, सबसे पहली चीज इसको ग्रो करना बहुत ईजी है। देन दूसरी चीज, लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, ये सबसे बढ़िया बात है कि इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है। इमेजिन करो कोई ह्यूमन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने भी देता, सो वो नेक्स्ट जनरेशन कब आती है, एक ह्यूमन 20-25 साल का होता तब वो आगे बेबीज पैदा करता, उसकी अगली जनरेशन कब आती जब वो 20-25 साल का होता, तो वो ऐसे 25-25 साल वेट करते, तो इतनी लाइफ तो उनके पास थी नहीं ना कि वो वेट कर पाते। इसलिए उन्होंने क्या किया, पी को चुना, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, मतलब इट इज पॉसिबल टू स्टडी जनरेशंस, अलग आगे की जनरेशंस को वो स्टडी कर पाए। एंड सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं है उनको। यहाँ पे मटर के जो होते हैं आपस में ही उनकी बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं वो, सो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाते हैं, सो इजी रहेगा। एंड ट्रेड्स आर इजी टू ऑब्जर्व, मैं ट्रेड्स की बात करेंगे, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इजीली ऑब्जर्व हो सकते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, एंड जो ऑफस्प्रिंग्स आगे आती है दैट इज लार्ज इन नंबर्स। ठीक है, ऐसे नहीं क्या उसकी ऑफस्प्रिंग 4-5 आ रही हैं तो भी इतने एक्सपेरिमेंट, इतने सारे ऑप्शंस उनको मिल जाते हैं कि ये भी स्टडी कर लो, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो हर वेराइटी उनको
मिल गई उसमें स्टडी करने के लिए। नाउ इट हैड 7 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, 7 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है जिसके ऊपर उन्होंने सारी रिसर्चेस करी गई। क्या 7 अलग अलग है? देखो, फ्लावर का कलर पर्पल हो सकता है, व्हाइट होता है, प्लांट की हाइट टॉल होती है, कभी शॉर्ट होती है, सीड का कलर या तो येलो है या तो ग्रीन है, तीसरा कोई कलर नहीं है, ठीक है। सीड की शेप या तो राउंड आई या रिंकल्ड है, पॉड का कलर या तो ग्रीन है या तो येलो है, पॉड की शेप या तो इन्फ्लेटेड है, घर पे देखा होगा मटर ऐसे भी आते हैं और कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टेड फ्लैट भी आते हैं, ठीक है, तो पॉड की शेप ऐसी। फ्लावर की पोजीशन एक्साइल होगी या टर्मिनल होते हैं। एक्साइल बेसिकली मीन फ्लावर जो है वो स्टेम के साथ ही ग्रो कर रहा है एंड टर्मिनल मतलब फ्लावर जो है पूरी स्टेम के टिप पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो ये 7 फीचर थे। अब देखो यहाँ पे तो उन्होंने साफ साफ ऐसे हमने लिख दिया कि इसमें से ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे डोमिनेंट ट्रेड है एंड जो ये वाले हैं ये सारे रिसेसिव ट्रेड है। वो हमें इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बताया कि भैया ये डोमिनेंट है, उनको उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे ना, उससे पता चला कि भैया मान लो 90% वाला यही टॉल ही जा रहा है तो ये हमारा डोमिनेंट हो गया और ये वाला हमारा रिसेसिव हो गया। सो उस वे में तब नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि ये वाले डोमिनेंट है और ये वाले रिसेसिव है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। जो मैं भी कह रही थी ना, उन्होंने हमें 3 लॉज दिए थे, इन लॉज को ध्यान से समझना क्योंकि आगे जाके अभी जो हम क्रॉसिंग वगैरह करेंगे उसमें इन लॉज का यूज होगा। कुछ इसमें से पहला तो आपने पढ़ा हुआ है, बातों बातों में मैंने पढ़ा दिया था आपको। इफ द 2 allele at a locus differ, then one, the dominant allele determines the organism's appearance, the other, the recessive allele, has no noticeable effect on the organism's appearance। सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली वो कह रहे हैं अगर 2 एकदम अलग अलग है, एक है हमारा टॉल एक है हमारा शॉर्ट, एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो वो कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है। तो वो यही बोल रहे हैं अगर 2 अलील है उसमें से एक डोमिनेंट है, सो जो डोमिनेंट वाला है वो ही ऑब्जर्व होगा, वो ही नोटिसेबल होगा। दूसरा वाला, ये जो शॉर्ट वाला है, इसके अंदर ये जो टॉल प्लांट है इसके अंदर ये जीन तो है लेकिन वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये तो बहुत सिंपल था, आपको लग रहा होगा बड़े मुश्किल मुश्किल लॉज आएंगे, लेकिन नहीं, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना। अब वो बोल रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमीट कैरीज ओनली 1 allele ऑफ ईच जीन। मुश्किल लग रहा है ना सुन के? बहुत ईजी है। अब मान लो एक मेरे पास प्लांट है जिसके जीन है टी, कैपिटल टी कैपिटल, टॉल प्लांट होगा वो, यहाँ देख के पता चल रहा है। एक है मेरे पास जिसके पास टॉल वाला भी है जीन और शॉर्ट वाला भी है, दिख कैसा रहा होगा? टॉल दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे अगर इनकी फर्टिलाइजेशन करानी है, इनको क्रॉस कराना है, तो मैंने क्या बताया था, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अगर कराना है, फर्टिलाइजर कराना है, क्रॉस ब्रीडिंग करानी है, कुछ भी करना है तो क्या करेंगी? वो गैमीट्स बनाएंगी। गैमीट्स कैसे बनते हैं? इसको रब कर दूं। अब जैसे जिसके पास ये दोनों जीन है, जब इसके गैमीट्स बनेंगे सो वो क्या होगा? कैपिटल टी, है ना। उसके बाद भैया वो जीन अगर अपने बांट रहा है, उसके बाद दोनों जीन सेम ही तो हैं, तो कैपिटल टी ही होंगे। उसके जितने भी गैमीट्स बनेंगे सबके पास यही जीन जाएगा। लेकिन ये जब जीन बनाएगा, चाहे टॉल दिख रहा है, लेकिन जब उसके गैमीट्स बन रहे हैं, जीन नहीं सॉरी गैमीट्स बनाएगा, तो वो किसी गैमीट को कैपिटल टी वाला जीन दे देगा, किसी गैमीट को स्मॉल टी वाला दे देगा। कर सकते नहीं क्योंकि उसके पास दोनों है। सो इस केस में जब गैमीट्स बनेंगे सो कैपिटल टी वाले ही बनेंगे। इस केस में जब गैमीट्स बनेंगे किसी के पास कैपिटल टी वाला होगा, किसी के पास स्मॉल टी वाला होगा, ठीक है। गैमीट्स की फॉर्मेशन ऐसे, जब क्रॉसिंग करेंगे सो हम गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, अब समझो ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, जैसे टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इसके जब गैमीट्स बनेंगे तो ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, आपस में ये सेपरेट हो जाएंगे। कैपिटल टी चला गया किसी के पास स्मॉल टी चला गया, सो दैट ईच गैमीट कैरीज ओनली 1 allele। अब इस गैमीट की बात करें, इसके पास सिर्फ कैपिटल टी वाला एले है। इस गैमीट की बात करें, इसके पास सिर्फ स्मॉल टी वाला गैमीट है, ठीक है। ऑफ ईच जीन, हर जीन का उसके पास एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। चलो एक ही कैरेक्टर नहीं, एक ही एलील है। चलो ऊपर आ जाओ।
ये वाला थोड़ा और ध्यान से समझना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है, द alleles of two or more different genes get sorted into gametes इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। देखो अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स ले रहे हैं चैप्टर में, हम बार बार ऐसे बोल रहे हैं एक टॉल है एक शॉर्ट है, एक टॉल है एक शॉर्ट है। सिर्फ ऐसे तो नहीं हो कि या तो वो टॉल है या तो शॉर्ट है, उसका कलर भी तो हो सकता है। जैसे अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पढ़ रहे थे, तो हम कह रहे हैं कि एक है जो टॉल है और येलो कलर का है, ठीक है, या फिर कलर उसका हो सकता है ग्रीन भी, ठीक है। सो यहाँ पे अब मान लो एक मेरे पास है जिसके पास जीन्स क्या है, टॉल है, और उसके पास जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा, टॉल होगा, और साथ में वो येलो कलर का भी है। मतलब या तो उसके पास दोनों कैपिटल वाई है, लेकिन मैं कह रही हूँ उसके पास जीन है कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है। अगर ये इस तरीके की जीन है किसी के पास, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट कौन सा है, टॉल वाला, सो टॉल होगा वो। एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई मतलब येलो वाला डोमिनेंट वाला, तो वो कैसा होगा, टॉल और साथ में येलो कलर का, तो उसके जीन ऐसे होंगे। अब जब इसके आगे गेमीट्स बनाओगे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी है। अब वो इन दोनों में से, क्योंकि एक जीन ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से एक लेगा, मान लो उसने कैपिटल टी ले लिया, इसमें से एक लिया, मान लो कैपिटल वाई ले लिया, तो एक गेमीट ऐसा हो सकता है। एक हो सकता है यहां से तो उसने कैपिटल टी है, इधर से स्मॉल वाई ले लिया, तो एक गेमीट ऐसा हो सकता है। इसको ऊपर कर लेते हैं। देन यहां से मान लो उसने स्मॉल टी लिया, इधर से कैपिटल वाई ले लिया, तो एक गेमीट ऐसा हो सकता है। अगेन इधर से तो स्मॉल टी लिया और यहां से भी स्मॉल वाई ले लिया। सो इस तरीके से हमारे अलग अलग गेमीट्स बन सकते हैं। अब लॉ क्या कह रहा था, द अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गेमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर का क्या मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे टॉल शॉर्ट में अगर डोमिनेंट वाला मिला है तो ये भी डोमिनेंट वाला मिलेगा, जरूरी है। हो सकता है यहाँ पे डोमिनेंट वाला मिल गया, इधर रिसेसिव वाला मिल गया, या इधर रिसेसिव वाला मिल गया तो ये वाला डोमिनेंट, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। लॉज ऑफ आपके पास इनहेरिटेंस 3 थे, तीनों समझ आ गए। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसमें लगता है बच्चों को डर, लेकिन अब अगर मैंने समझाया और अभी भी डर लगा तो बहुत गलत बात है यार। देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं देखना इसको, ठीक है, ऐसे कर दो कि ये दिख नहीं रहा, सिर्फ जो हमें देखना है वो ये है। अच्छा पहले चलो पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। सो अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज वन इन विच बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सिर्फ इतना ही पढ़ा कि दोनों पेरेंट्स जो है वो हेट्रोजाइगस हैं और अ हाइब्रिड, या वो हाइब्रिड है फॉर अ सिंगल मोनोट्रेड, ये भी पढ़ना है एक सिंगल ट्रेड के लिए। इसका मतलब है कि जो हम इसमें दो प्लांट्स ले रहे हैं, अगर हम टॉल ले रहे हैं तो उसके जो जीन्स है कैपिटल टी मतलब प्योर है एकदम, वो कैपिटल टी वाले, ऐसा नहीं कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, होगा तो वो भी टॉल, लेकिन ये वाले नहीं ले रहे। हम कौन सी जनरेशन ले रहे हैं, जो प्रॉपर जिसके जो हमारे जीन्स है वो भी कैपिटल टी डोमिनेंट वाले हैं। एंड जब हम शॉर्ट वाला ले रहे हैं तो उसके जीन्स भी दोनों ही स्मॉल टी है, ठीक है। वो तो पॉसिबल ही तभी हो पाएगा जब दोनों शॉर्ट होंगे, खैर इसमें तो, बट इस केस में ध्यान रखना टॉल यहाँ पे क्या मतलब है कि दोनों अलग अलग तो हैं, एक टॉल ले रहे हैं एक शॉर्ट ले रहे हैं, लेकिन प्योर ले रहे हैं बेसिकली हम। ये पूरा इसके जीन्स भी दोनों टॉल होने चाहिए, इसके जीन्स दोनों शॉर्ट होने चाहिए। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, इसमें कंफ्यूज होकर मत बैठ जाना, ये कुछ मुश्किल है, यहाँ पे समझने वाली चीज है। अब यहाँ पे भी क्या समझना है, मैंने पहले ही बोला ये सब देखो, कोई कंफ्यूज हो जाओगे, सबको देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये देखो कि जब उन्होंने चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, तो उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया। अभी हम ये भी बात नहीं कर रहे कि उसके अंदर के जीन्स क्या थे या शॉर्ट वाला के अंदर के जीन्स क्या है, हम बस ये बात करें उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और उन्होंने एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक है। जब उन्होंने इन दोनों का क्रॉस कराया तो क्या क्या हुआ, उनको क्या लगा होगा कि भैया या तो वो टॉल होगा या तो वो शॉर्ट होगा, या हम कह सकते हैं मीडियम साइज का हो जाता है कि एक प्लांट टॉल है एक प्लांट शॉर्ट है, पर ऐसा नहीं होता, या तो वो टॉल होगा या तो वो शॉर्ट होगा। सो अब इस केस में जब उन्होंने इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, एक टॉल प्लांट ले लिया एक शॉर्ट प्लांट ले लिया, दोनों की क्रॉसिंग कराई, तो उन्हें जो प्लांट्स मिले, ऑफस्प्रिंग मिली, वो मिली टॉल टॉल टॉल, जितने आ रहे हैं सारे टॉल। अब वो तो कंफ्यूज हो गई यार, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये जो नई ऑफस्प्रिंग आई है इसने ये शॉर्ट वाला कंसिडर ही नहीं किया, ये लिया ही नहीं। सिर्फ मान लो ये पापा के हैं और ये मम्मा के हैं, तो उसने मम्मा वाले जीन्स तो लिए ही नहीं, सिर्फ पापा के टॉल वाले ले लिए, किसी एक ने भी नहीं लिए।
अब उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है। फिर उन्होंने क्या किया कि चलो एक ये टॉल वाला उठाते हैं और एक ये टॉल वाला उठाते हैं, इनकी क्रॉसिंग कराते हैं। तो यहाँ पे जो दो टॉल मिले थे ना, उनकी उन्होंने क्रॉसिंग कराई, इस टॉल की इसी वाले टॉल के एक प्लांट से क्रॉसिंग कराई, तो उन्हें क्या मिला, एक टॉल प्लांट मिल गया। फिर से चलो टॉल उनको लगी रहा था तो टॉल टॉल है तो टॉल ही मिलेगा, लेकिन साथ में एक शॉर्ट प्लांट भी मिल गया। अब ये कैसी बात हुई भाई कि जब पहले टॉल और शॉर्ट का कराया तो कोई शॉर्ट आया नहीं, अब टॉल और टॉल का करा रहे हैं तो शॉर्ट आ गया। आपको भी इतना ही शॉक लग रहा होगा जितना उन्हें लग रहा था। लेकिन जब हम इनके जीनोटाइप्स देखेंगे, मतलब इनकी जीन्स देखेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम खुद देखेंगे, ठीक है। अभी इधर भी मत देखना, मैं आपको करके दिखाऊंगी, वो देखना। इसको साइड पे रख देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने लिए पेरेंट्स, बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझनी है ये चीज। सो देखो रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो हमें दो पेरेंट्स चाहिए एंड यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है। सो एक है टॉल, एक है शॉर्ट, और मैंने ये पहले ही बोला है टॉल शॉर्ट दोनों प्योर होने चाहिए, मतलब इनके जो जीन्स है कैपिटल टी, ठीक है, इनके जो जीन्स है स्मॉल टी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इनके जीन्स है। अब हमें क्या कराना है, क्रॉसिंग करानी है। मैंने आपको बताया था जब भी हम क्रॉसिंग कराएंगे क्या होगा, सबसे पहले गेमीट्स फॉर्मेशन होगी। सो अब नेक्स्ट स्टेप में पहले हमें गेमीट्स बनाने पड़ेंगे ना भाई। अब यहाँ पे देखो इसके जब गेमीट्स बनेंगे, इसके पास है क्या, दोनों जीन्स ही टॉल है, तो इसके जो गेमीट्स होंगे उसमें कौन सा जीन है, टॉल वाला ही। और जब हम इसके जीन की बात करेंगे, इसके पास शॉर्ट वाला ही है, तो इसके जितने भी गेमीट्स बनेंगे सब में क्या होगा, शॉर्ट वाला जीन ही होगा। अब हमने कराई इनकी क्रॉसिंग। सो अब जो क्रॉसिंग करके आती है ना, उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। अभी F1 जनरेशन आएगी। अब जब ये क्रॉसिंग होगी, एक जीन मिला कैपिटल टी, एक मिला स्मॉल टी, ठीक है, आगे भी जितने भी प्लांट्स बनेंगे, एक को कैपिटल टी, एक को स्मॉल टी, एक को कैपिटल टी, एक को स्मॉल टी, सारे ऐसे ही मिल रहे हैं। एंड ये सभी क्या होंगे, क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, ये सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। सो जो वहां पे हम प्लांट देख रहे थे कि भाई एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट का जब हमने क्रॉसिंग कराया तो सारे प्लांट्स टॉल क्यों हैं, क्योंकि हमें वहां जीनोटाइप थोड़ी दिख रहे थे कि उसके अंदर की जीन्स में, सबके जीन्स में एक एक शॉर्ट प्लांट भी है। लेकिन क्योंकि वहां पे डोमिनेंट वाला हमारा कैपिटल टी है, इसलिए अपीयरेंस कैसी हुई, सारे टॉल हुए। लेकिन बदला क्या कि ये वाला जो टॉल था ना भाई, इसमें दोनों कैपिटल टी थे, यहाँ पे कैपिटल टी एक स्मॉल टी आ गया, मतलब एक जीन ये वाला, एक जीन ये वाला आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो वापस चलते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पे आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि टॉल और शॉर्ट की जब मीटिंग कराई, सो उनको क्या मिले, दोनों प्लांट्स, जो भी आगे प्लांट्स मिले सारे टॉल 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 मिले। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हुआ, टॉल टॉल मिले। अब बात करते हैं आगे क्या करा। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो उनको मिले उन्हीं प्लांट्स का उन्होंने क्रॉसिंग करा दी। सो अब F2 जनरेशन बनेगी। सो क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं F1 इंटू F1। फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स लिए फर्स्ट जनरेशन के साथ ही उनकी क्रॉसिंग करा दी। सो अब जो फर्स्ट जनरेशन का है, दिख तो वो टॉल रहा है, लेकिन अंदर से गेमीट्स कैसे हैं, सॉरी अंदर से जीन कैसे हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल टी। एंड अगर हम दूसरे की बात करें, वो भी टॉल ही दिख रहे हैं। तो आप जब मीटिंग करा रहे हो आपको तो दोनों टॉल दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जीन्स क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब एक जीन उसका टॉल वाला है, एक जीन उसका शॉर्ट वाला है। ठीक है, सो अब फिर से क्रॉसिंग हो रही है। सीधी सीधी क्रॉसिंग कर दूं, कैसे कर दूंगी, वो कौन बनाएगा, गेमीट्स फॉर्मेशन होगी ना। सो अब जब इसके गेमीट्स बनेंगे, अब इसके दो तरह के गेमीट्स बन सकते हैं, एक कैपिटल टी वाले, एक स्मॉल टी वाले, क्योंकि इसके पास दोनों जीन्स है ना। सो इसके गेमीट्स एक कैपिटल टी वाले एक स्मॉल टी वाले। अब यहाँ पे बात करें सेम, इसके भी एक कैपिटल टी वाले एक स्मॉल टी वाले। ठीक है, तो ये गेमीट्स आ गए। अब जब हम यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे, पहला वाला कहाँ गया भाई, पहला वाला तो बड़ा इजी सा था यार, उसमें तो क्या किया था, टी इंटू टी करना था, डायरेक्ट लिख दिया। इसमें लेकिन एक बॉक्स बनाएंगे तमीज से हम ऐसे करके, एंड इसको डिवाइड कर लेंगे। अब इसके गेमीट्स लिख दो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गेमीट्स लिख दो, मतलब एक के गेमीट्स यहाँ लिख दो, एक के यहाँ लिख दो, दोनों सेम ही है इस केस में। अब देखो टी इंटू टी, जब आप इस बॉक्स में लिख रहे हो तो आपको देखना है इसके इस वाली रो में क्या है, इस वाली उसमें क्या है। तो यहाँ पे क्या है, टी इंटू टी, सो कैपिटल टी इंटू
कैपिटल टी। यहाँ वाले बॉक्स पे आ जाओगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, सो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस वाले बॉक्स पे आओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कायदे से तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था स्मॉल टी कैपिटल टी, है ना, अगर हम ये पहले ले रहे हैं। लेकिन जब भी आपके पास होगा, दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट, अगर डोमिनेंट वाला है तो वो हमेशा आगे लिखा जाएगा। इसका मतलब जब भी इसका लिखोगे तो कैपिटल टी पहले, स्मॉल टी बाद में। ठीक है, समझ में आ गया। एंड यहाँ पे इन दोनों का देखा जाए, दोनों ही स्मॉल टी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। अब देखो दोनों कैपिटल टी है, मतलब प्लांट कैसा होगा, टॉल। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, अगेन डोमिनेंट आ गया ना तो टॉल ही होगा। एक कैपिटल एक स्मॉल, अगेन टॉल ही होगा। दोनों स्मॉल, शॉर्ट होगा। अब समझ में आया कि जब उन्होंने दो टॉल की भी कराई तो बीच में शॉर्ट कैसे आ गया। ये था ना यहाँ पे कि जब उसने अपने दो टॉल प्लांट्स की कराई तो उसमें से जाके एक शॉर्ट निकल आया। क्यों शॉर्ट निकल आया, क्योंकि क्रॉसिंग ऐसे हुई है। ठीक है, आई होप ये क्रॉसिंग समझ में आ गई हो। अब ये टॉपिक बस हो गया हमारे, इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ, इसको जूम कर लेते हैं। देखो आपसे ना क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभी ना जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो पूछ लेते हैं। फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो कैसे बताओगे आप। देखो यहीं पे चलते हैं जहां पे किए, इसको भी रहने दो। अगर मुझे इसका फिनोटाइप रेशियो बताना है, फिनोटाइप क्या होता है, अपीयरेंस कैसी हो रही है। सो फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो वो टॉल दिखेगा या तो वो शॉर्ट दिखेगा। तो अगर मुझे इसका फिनोटाइप रेशियो बताना है तो मुझे बता दो टॉल कितने हैं, 1 2 3, 3 टॉल है, सो 3:, शॉर्ट कितना है 1, तो 3:1। सो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 3:1। ठीक है, इसी का ही अगर हमसे पूछ ले जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है पहले तो यही बता दो, पढ़ के आए थे ना। जीनोटाइप होता है कि उसके अंदर के जो जीन्स है वो कैसे। हम यहाँ पे देखो किस किस तरह के आए, एक आया दोनों कैपिटल टी, एक आया एक कैपिटल एक स्मॉल, ये तो सेम ही हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल, और एक आया दोनों स्मॉल। अब काउंट कर लो, कैपिटल टी दोनों कितने हैं, एक ही है, इस टू, ये वाले कितने हैं, 2 बार है, और स्मॉल टी वाले अगेन एक। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया इसका, 1:2:1। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए मोनोहाइब्रिड वाले में हमारा जीनोटाइप रेशियो, अब वो चाहे आप कुछ भी लो, टॉल लो, शॉर्ट लो, कोई और जीन उठा लो, किसी और बारे में, कलर के बारे में उठा लो, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो सेम ही रहेगा। 1:2:1 जीनोटाइप रेशियो एंड 3:1 फिनोटाइप रेशियो। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड, डाई से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होंगे, हम दो फीचर्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ स्टडी करने वाले हैं। बहुत इजी है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। लेट मी जूम इट इन, यहाँ पे ले आते हैं इसको। So when two pair of contrasting characters are taken to cross two plants, it is known as dihybrid cross. So इसका क्या मतलब है, सिंपल, जैसे अभी हम मोनोहाइब्रिड में देख के आए कि हम वहां पे सिर्फ हाइट की बात कर रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर लेती हूँ। सो मोनोहाइब्रिड में हमने देखा कि हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे जो कि है हाइट। सो हम उस प्लांट का कलर, उसका टेक्सचर कुछ नहीं देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे कि या तो वो टॉल होगा या तो वो शॉर्ट होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे थे। डाई हाइब्रिड में हम दो कैरेक्टर एक साथ देखते हैं। मतलब यहाँ पे जब दो कैरेक्टर्स देख रहे हैं कि आप हाइट तो देख ही लो, साथ में उसका कलर भी देख लो कि वो कौन से कलर का है। ठीक है, तो इसमें जो हम एग्जांपल लेंगे वो इस तरीके से लेंगे कि जो हमारे पास सीड है वो राउंड है या वो रिंकल्ड है। अब राउंड और रिंकल्ड में से ये जो राउंड है ना, ये हमारा क्या है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड रिंकल्ड रिसेसिव हो गया, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जब कलर की बात करेंगे, सो येलो कलर का है या ग्रीन कलर का है। अगेन हमें पता है येलो डोमिनेंट है, सो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रीन हमारा रिसेसिव है, उसको स्मॉल, और देखा जी से नहीं, क्या करेंगे, उसको स्मॉल वाई से। ये गलती मत करना यार कि ग्रीन देख लिया तो उसको स्मॉल जी लिख दे, कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई,
कैपिटल आर तो स्मॉल आर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे नहीं देखेंगे वरना कंफ्यूजिंग सा लगता है। हम चलते हैं यहाँ पे, और ये देखने में ये भी बड़ा डरावना लग रहा होगा, पर अभी जब करेंगे ना तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सो पहला जो इसमें हम पेरेंट ले रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगी सुंदर सुंदर राइटिंग में करूं, वरना ऐसे खिचड़ी सी पक्की होगी ना तो और कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको। सो सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिए। अब पेरेंट्स कैसे लिए हमने? राउंड येलो, सो राउंड येलो एक पेरेंट है जो राउंड है एंड येलो कलर का है और प्योर है, मतलब उसके जो जीन्स है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखो ना, अगर आपको ये जीनोटाइप दे रखा हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो राउंड होगा और यहाँ से येलो कलर का होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एंड जो दूसरा पेरेंट हम लेंगे वो हम लेंगे रिंकल्ड, और किसके साथ? ग्रीन कलर के साथ। ठीक है, सो दूसरा पेरेंट जो लिया है वो हमने लिया है रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर। रिंकल्ड के लिए उनके क्या है कि जीनोटाइप्स क्या है, तो उनके जीन्स क्या है? स्मॉल आर एंड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल वाई। ठीक है, सो इन एक जो हमारा राउंड येलो है उसके जीन्स ये हैं, जो रिंकल्ड ग्रीन है उसके जीन्स ये हैं। ठीक है, अब जी यहाँ पे हमें क्रॉसिंग करानी है, तो क्रॉसिंग कराने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ पहले मैं। अब क्रॉसिंग कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे। सो अब यहाँ पे गैमीट्स ध्यान से देखना, जब गैमीट्स बनेंगे सो क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर गया, मान लो अब है ही दोनों कैपिटल आ रही है तो कैपिटल आर ही जाएगा। इन दोनों में से एक कैरेक्टर जाएगा, क्या है? दोनों कैपिटल वाई हैं। सो गैमीट क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। समझ में आ गया? गैमीट क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर से जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, इन दोनों में से स्मॉल आर गया, इसमें भी ऑप्शन ही यही है, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई ये हुआ। सो ये गैमीट फॉर्मेशन हुई। अब हमें क्या कराना है? अब इनको क्रॉस कराना है। सो जो क्रॉस करा के हमारे पास आएंगे, क्या आएंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सो ये आया हमारे पास। अब ये तो आया, तो इसकी अपीयरेंस कैसी होगी? देखो जरा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल आर है, मतलब एक तो ये राउंड होगा, एंड अगेन वाई में भी कैपिटल वाई है हमारे पास, तो कैपिटल वाई का मतलब है कि वो येलो कलर का होगा। सो दैट मीन्स अगेन जो हमारे पास आया वो राउंड येलो आया है। ठीक है, अब ये जो आया है ये कौन सा है? दिस इज आर F1 जनरेशन। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है? F1 जनरेशन के जो आए हैं हमारे पास उन्हीं को आपस में क्रॉस करा दो। सो अब हम क्या करा रहे हैं? एक ये वाला जीन है जिसके पास, इसका क्रॉस करा रहे हैं इसी वाले सेम जीन के। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है जब हम गैमीट्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे गैमीट्स कैसे बन सकते हैं? इन दोनों में से मान लो उन्होंने कैपिटल आर ले लिया, एक ने कैपिटल वाई ले लिया, तो एक जीन ये बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ से उसने कैपिटल आर लिया, इसमें से स्मॉल वाई लिया, क्योंकि हमने लास्ट वाला लॉ पढ़ा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि इधर डोमिनेंट आया तो ये भी डोमिनेंट आएगा, या इधर अगर रिसेसिव आया तो उधर भी रिसेसिव आएगा, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी वो ले सकता है। या ऐसा हुआ कि यहाँ से उसमें स्मॉल आर ले लिया और इधर से कैपिटल वाई ले लिया, या इधर से स्मॉल आर ले लिया और उधर से भी स्मॉल वाई ले लिया, तो इस तरीके के अलग अलग गैमीट्स बन सकते हैं हमारे पास। और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होंगे, यही चार यहाँ बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई ले लिया, यहाँ से कैपिटल आर लिया, इधर से स्मॉल वाई ले लिया, इधर से स्मॉल आर लिया, यहाँ से कैपिटल वाई ले लिया, इधर से स्मॉल आर लिया, यहाँ से स्मॉल वाई। अब हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोलूँ तो आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन सिंपल है यार। इन दोनों में से वो क्या ऑप्शन है? या तो कैपिटल आर लेगा या स्मॉल आर लेगा। सो कैपिटल आर के साथ या तो कैपिटल वाई ही ले लेगा या स्मॉल वाई लेगा, ऐसे ही स्मॉल के साथ या तो कैपिटल वाई ले लेगा या स्मॉल वाई ले लेगा। अगर आपको ये लग रहा है कंफ्यूजिंग तो खुद बना के देखो, सच्ची वो ऐसे फटाफट कैपिटल स्मॉल बोलो ना तो मुश्किल लगता है, बना के देखोगे खुद करके देखोगे बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अब जी ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स आए हैं ना, इसका हमें करना है क्रॉस ब्रीडिंग। तो कराओ जी, क्रॉस कराओ इनको। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक टेबल। ठीक है, कोशिश करते हैं सुंदर सा टेबल बनाएंगे। इस तरीके से लाइंस ले लेते हैं। ठीक है, लाइन आ गई। और कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर्स यहाँ लिखोगे, 4 कैरेक्टर्स यहाँ। सो 1 2 3 4। ठीक है, 4 ऐसे हो गए
और ऐसे भी 1 2 3 4। ठीक है, थोड़े से छोटे बड़े बॉक्सेस हो गए, चलो कोई बात नहीं। इसको कर लेते हैं ऊपर, नहीं पहले कैरेक्टर्स लिख लेते हैं फिर ऊपर नीचे कर लेंगे। सो यहाँ के कैरेक्टर्स मान लो मैं इस साइड पे लिख रही हूँ, क्या क्या है, कैपिटल आर एंड सॉरी कैपिटल आर, अरे भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, एक ले लिया हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे भी वही सेम है। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन आपका इस पे होना चाहिए। अब देखो क्रॉसिंग होगी, बड़ी सिंपल सी है। ये दोनों इस बॉक्स में क्या होगा, इन दोनों की क्रॉसिंग। सो कैसे क्रॉसिंग होगी, दोनों के कैरेक्टर्स कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी इसकी और इसकी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी और इसकी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसकी और इसकी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर, कोई टेंशन नहीं। इस बॉक्स पे आ जाओ। इससे ना आपको वो याद आएगा जो हम वो बनाते थे ना, रोलिंग ऑफ डाइस, उसमें वो डायग्राम सा बनाते थे, एक यहाँ का लेते थे एक यहाँ का, वैसा सा है है ना। चलो मैथ्स पे नहीं जाती मैं यहीं आ जाती हूँ। अब इसका और इसका इस बॉक्स में क्या होगा, ये और ये, क्योंकि यहाँ से ये। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल वाला देख लो, मैं खुद ही पहले लिख रही हूँ। अब उसके बाद इन दोनों की अगर बात करूँ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसकी बात करें सो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अच्छा ये कंफ्यूजन छोटी सी मैं दूर कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा तो कैपिटल हमेशा पहले आएगा। अब इस केस में कहीं कहीं आ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला वाई भी पहले ही लिखोगे। इस दोनों कैरेक्टर में कैपिटल पहले लिखना है, इन दोनों में कैपिटल पहले लिखना है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। अब इस बॉक्स में एक ये और एक ही। सो कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, ये दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। सो कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई बाद में। अगेन आर दोनों स्मॉल है, देन वाई दोनों कैपिटल है। ठीक है, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग खराब कर दी ना, साफ साफ लिख लेती हूँ फिर नहीं तो गलत हो जाएगा। सो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, इधर आ जाओ, स्मॉल आर एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है। लास्ट वाला देख लो, ये और ये कैपिटल आर साथ में स्मॉल आर कैपिटल वाई साथ में स्मॉल वाई। अगेन कैपिटल इन दोनों का है। सो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई दोनों ही स्मॉल हैं। देन स्मॉल आर दोनों ही स्मॉल हैं। एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है। देन लास्ट और लास्ट दोनों ही, सारी चीज़ें इसमें स्मॉल है, दोनों आर और वाई। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे पास इन टाइप की, ये सारी हमें है जो आगे की हमें ऑफस्प्रिंग मिल सकती है। अब ज़रा इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, नेमिंग ध्यान से करना, मेरे साथ करना, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ भी कैपिटल आर होगा वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ भी स्मॉल आर होगा वो रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ भी कैपिटल वाई होगा वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ भी स्मॉल वाई होगा वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो कैपिटल आर कैपिटल, यहाँ पे तो सब है, सो दोनों आर है मतलब राउंड, एंड साथ में कैपिटल है दोनों मतलब येलो। ठीक है, इधर आ जाओ, दोनों आर मतलब राउंड, इसमें डोमिनेंट वाई आ गया मतलब अगेन येलो। इधर आ जाओ, कैपिटल आर बड़ा वाला जीतेगा, राउंड आ गया, एंड दोनों ही येलो है, सो ये येलो ही हो जाएगा। अगेन कैपिटल आर दोनों डोमिनेंट वाले जीतेंगे, सो फिर से राउंड और येलो। अभी देख के आपको लग रहा होगा सारे सेम ही आने वाले हैं, नहीं अलग भी आएंगे, देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो राउंड है, दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे डोमिनेंट वाला जीतेगा, येलो हो गया। इधर देख लो राउंड होगा, अगेन डोमिनेंट वाला, येलो हो गया। इधर देख लो राउंड होगा, येलो डोमिनेंट आ गया तो येलो होगा। सेम ही दिख रहे हैं हमें। यहाँ चलो, यहाँ पे क्या है, दोनों
कैपिटल आर है मतलब राउंड। कलर चेंज कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ भी पता चल जाएगा। ये मैंने लिखा राउंड। अब यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई हैं, दोनों स्मॉल वाई, येलो है ही नहीं, ग्रीन, तो ये हो गया राउंड, पर अब ये ग्रीन कलर का है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, दोनों राउंड, ये कैपिटल दोनों डोमिनेट करेंगे राउंड और येलो, सो फिर से राउंड येलो। नेक्स्ट देख लो, अगेन राउंड और साथ में क्या है, दोनों वाई स्मॉल है, मतलब राउंड तो होगा लेकिन कौन सा, ग्रीन कलर का। सो ये राउंड तो है लेकिन ग्रीन कलर का। अब यहाँ पे दोनों हमारे पास डोमिनेंट है, सो ये राउंड आ गया यहाँ से और येलो आ गया। फिर से ब्लू पे चल लेते हैं, ये राउंड हो गया और डोमिनेंट येलो है, सो राउंड येलो हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, दोनों हमारे पास रिसेसिव है, मतलब राउंड तो बचा ही नहीं, क्या हो गया, रिंकल्ड हो गया। पहला रिंकल आया है तो हम येलो कलर से लिख देते हैं इसको, ये हो गया रिंकल्ड। एंड कलर कौन सा होगा, दोनों कैपिटल वाई हैं, मतलब कलर इसका येलो होगा। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, दोनों ही स्मॉल आर है मतलब रिंकल्ड होगा, एंड कैपिटल वाई डोमिनेंट आ गया मतलब येलो होगा, तो फिर से ये हो गया हमारा रिंकल एंड साथ में येलो कलर। ओके, नेक्स्ट देख लो, कैपिटल आर है लेकिन यहाँ पे स्मॉल वाई है, मतलब राउंड और कौन सा, ग्रीन। सो कौन सा कलर, ब्राउन कलर पे आ जाओ, सो ये होगा हमारा राउंड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दोनों स्मॉल आर है, मतलब कौन सा होगा, रिंकल्ड होगा, लेकिन साथ में कैपिटल वाई आ गया तो येलो। सो कलर चेंज करते हैं, ये हो जाएगा रिंकल, रिंकल्ड है एक तो, और साथ में येलो कलर है। ठीक है, लास्ट में क्या है, दोनों स्मॉल आर मतलब कौन सी शेप है, रिंकल्ड शेप है, और साथ में ग्रीन कलर। अभी तक तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया था, तो फिर से नया कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले, चलो पिंक ले लेते हैं। सो दिस इज रिंकल्ड एंड साथ में ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये सारी है जो ऑफस्प्रिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं उसमें से, अच्छा मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको। एक है हमारी, सबसे पहले जो हम ब्लू से लिख रहे थे, राउंड। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, अब छोटा छोटा लिखने की जरूरत नहीं है हमें, इसको थोड़ा सा करते हैं डार्क। सो कैसे अलग अलग टाइप के मिले, एक मिला हमें जो अपीयर होगा राउंड येलो, ठीक है, उसके बाद हमें मिला ब्राउन कलर में, कौन सा लिखा था हमने, राउंड ग्रीन, और एक हमें देखने को मिले कौन से वाले, रिंकल्ड येलो। सो एंड एक हमें देखने को मिला रिंकल्ड ग्रीन। सो ठीक है, ये सारी क्या है, इसकी अपीयरेंसेस है। ये मैंने क्यों यहाँ मेहनत करी है लिखने की, क्योंकि अगेन इसमें भी हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई इसका फिनोटाइप रेशियो क्या है। सो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा बेटा, राउंड येलो, कितने हैं राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राउंड येलो है। देन राउंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, एंड रिंकल्ड येलो कितने हैं, 1 2 3, एंड रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, ओनली 1। सो ये हो गया 9:3:3:1। समझ में आ गया, क्लियर है। सो ये हो गया इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका पूछते भी नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है। आई नो, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेसिक्स अगर क्लियर है तो ऐसा नहीं है कि कुछ समझ ही ना आ रहा हो क्या है। ठीक है ना, नॉर्मल क्रॉसिंग कैसे होती है, गैमीट्स बनेंगे देन क्रॉसिंग होगी। आई नो, इसमें अगर आपको अच्छे से करना है कि आपको लगे कि मेरे को अच्छे से आ गया, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स लेते रहो, खुद एग्जाम्पल्स बना सकते हो इसमें तो, एंड देन इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी यही जो हमने वहां पे करके आए हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि उन्होंने सबसे पहले लिया राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, जो ऐसे ऐसे थे तो उनको जो मिला, जो हमें F1 जनरेशन मिली थी, राउंड येलो मिली थी ना हमें भी, एंड देन उसकी ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो ये सब आया। सो इसी के साथ हमारे जितने भी ऐसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक थे वो खत्म होते हैं। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। छोटा सा टॉपिक है, फालतू डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल जितना टू द बुक में हमें दे रखा है उस पे स्टिक करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है,
सिंपल, अगर कोई बेबी होने वाला है वो बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। मतलब किसी जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है उसका जेंडर क्या होगा, दैट इज sex determination. So determination of sex या gender of an offspring is known as sex determination. अरे डिटर्मिनेशन की स्पेलिंग पूरी लिख लेना। चलो, अब क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, अब कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। ह्यूमन पे अभी आते हैं, आप शॉक हो जाओगे कि इन्वायरमेंटल भी होता है। कैसे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें हो सकता है। यहाँ पे जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, सो इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। मतलब कि वो जो फर्टिलाइज एग है उसको एक गर्म टेम्परेचर में रखा हुआ है या ठंडे टेम्परेचर में रखा हुआ है, उस हिसाब से वो मेल या फीमेल होगा। इवन स्नेल्स की अगर हम बात करें, उनकी अपनी मर्जी होती है, वो आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको मेल बनना है तो वो मेल बन जाते हैं, उनको फीमेल बनना है तो वो फीमेल बन जाते हैं, ठीक है। सो ये तो चलो एनिमल्स की बात होगी। मेन यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो ह्यूमंस की है, दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। सो इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस को आपको पता है हम साइंस में ऐसे एनिमल्स की तरह बोलते हैं। सो सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन जेंडर इज और इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। सो हमारी बॉडी में या जो आगे बेबी बॉर्न हो रहा है उसकी बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो कौन से फॉर्मेट के हैं, उससे पता चलेगा कि वो बॉय है या गर्ल। मतलब अगर उसकी बॉडी में XY क्रोमोसोम्स हैं तो वो बॉय होगा या मेल होगा, अगर उसकी बॉडी में XX क्रोमोसोम्स हैं तो वो फीमेल होगी, ठीक है, समझ में आ गया। सो इसको ऊपर कर लेते हैं। नाउ एक चीज और पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम पेयर आर कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे एक लाइन शायद मिस हो गई है, वो मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हमने वो बताया जिससे आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, लेकिन 23 पेयर्स में से जो हमारे 23 पेयर्स हैं उसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड autosomes and the last pair of chromosomes that help in deciding gender of that individual is called sex chromosomes। यार इस स्लाइड में बड़ी मिस्टेक्स है, चलो मैं जब नोट्स अपलोड करूंगी तो सब एडिट कर दूंगी, डोंट वरी। सो यहाँ पे एक लाइन मिस हुई है जिसमें मैंने बस ये लिखा था कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स होते हैं एंड एक पेयर जो होता है वो हमारा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिससे जेंडर डिसाइड होता है, ठीक है। और सिंपल वे में आ जाते हैं यहाँ इतने ये देख के कोई डरना मत, ये बहुत सिंपल सा है। क्या बात हो रही है इसमें, देखो जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें एक मेल इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में, एक फीमेल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एंड हमें पता है मेल के जो क्रोमोसोम्स है उसके पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XY, और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगी, अब देखो मतलब जब इनके गैमीट्स बनेंगे, इसको यहाँ पे ले आती हूँ मैं, जब यहाँ गैमीट्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, तो किसी के पास ये X वाला गया, कोई गैमीट्स के पास ये Y वाला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी गैमीट्स बनेंगे सबके पास XX ही होगा। अब ये वाला जो X है अगर ये फर्टिलाइज होगा जाके इसके साथ तो क्या बनेगा, X बनेगा, एंड अगर ये Y वाला जाके X के साथ होगा तो XY बनेगा। अगर XY बन गया तो जो बच्चा है वो मेल होगा मतलब बॉय होगा, एंड अगर XX बना तो वो फीमेल होगा मतलब कि गर्ल होगा। एज सिंपल एज दैट, सिर्फ इतना सा ही था। आप इतना सारा मुश्किल पढ़ के आए हो कि ये आपको बहुत सिंपल लगना चाहिए, ठीक है। लास्ट ये पढ़ लेते हैं, दिस शोज दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। अब मदर से तो उनको X क्रोमोसोम में मिल सकता है क्योंकि मदर के पास XX क्रोमोसोम्स ही हैं। अब फादर से अगर वो Y क्रोमोसोम ले लेगा तो वो मेल बन जाएगा, फादर से भी अगर X क्रोमोसोम ही लेगा तो वो क्या बनेगा, XX मतलब गर्ल चाइल्ड होगा, ठीक है। सो दस वी कैन से कि मदर से तो उसको X क्रोमोसोम में मिल रहे, फादर से क्या मिलता है, उससे सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन होता है। दस सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। ऑल्सो यहाँ पे मतलब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया फादर से। अब इसमें यार इसमें ऐसे बोलते हैं मदर का कोई वो नहीं है, फादर का है,
बच्चे के ऊपर तो वो भी नहीं, फादर से क्या लेगा, मदर से क्या लेगा। सो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये कि मदर के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर के पास एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोई अगर बेबी होने वाला है तो वो गर्ल होगा या बॉय, उसके क्या चांसेस है, तो 50-50 चांसेस होते हैं। वो क्या इनहेरेंट कौन सा क्रोमोसोम ले रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। सो विद दिस नाउ फर्दर मैं कोई बात नहीं करने वाली, मुझे पता है वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। सो विद दिस चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो अब आपको ये चैप्टर इजी लग रहा होगा। बाकी जितने भी क्रॉसेस है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आपको और इजी लगेगा। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।